अस्सलाम वालेकुम। आज हम तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में बैठे। मेरा नाम असद पठान है, मैं दिल का डॉक्टर हूँ और आज हमारी मौजूदगी की वजह है कि हम फालिज के बारे में थोड़ा सा मरीज़ों को और आवाम को बताना चाहेंगे कि बीमारी क्या होती है। मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर ताहिरा हसन, जो कि न्यूरोफिजिशियन है, जो दिमाग की बीमारियों के माहिर हैं, और उनके साथ बैठी हैं फरजाना आमिर, और ये हमारी रिहेबिलिटेशन फिजियोथेरेपी की स्पेशलिस्ट है। चलें, वेलकम आप दोनों का। आप मुझे ताहिरा बताएंगे कि ये फालिज की बीमारी होती क्या है? थैंक यू असद। हम फालिज के मुतालिक ये कहना चाहते हैं कि फालिज एक आम बीमारी है और ये दिमाग के किसी एक हिस्से में खून की सप्लाई मुतासर होने की वजह से असरअंदाज होती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1.5 लाख की पॉपुलेशन फालिज से असरअंदाज होती है और उनके साथ होने वाली डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग उनके साथ रह जाती है। फालिज बुनियादी तौर पर 2 इकसाम का होता है। पहली किस्म होती है इसकी इस्केमिक स्ट्रोक, जो कि क्लॉट आने की वजह से हो जाता है, और दूसरी किस्म होती है इसकी हेमरेजिक स्ट्रोक, जो कि ब्रेन की वेसल डैमेज हो जाने की वजह से होती है। पहली किस्म ज़्यादा कॉमन होती है, तकरीबन 85% केसेस जो होते हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक के रिपोर्ट किए जाते हैं, और 15 से 25% केसेस जो होते हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक के रिपोर्ट किए जाते हैं। कि पहचानने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसके लिए हम फर्दर बात करते हैं। ताहिरा, आपने बहुत सही बातें बताई, मगर ये बताएं कि फालिज का इलाज इतना अहम क्यों है? अगर ना इलाज करें तो मरीज़ इंसान को क्या होता है? फालिज का इलाज हो जाना सबसे ज़्यादा इस वजह से ज़रूरी शुमार किया जाता है क्योंकि इससे होने वाली डिसेबिलिटी इंसान के साथ मुस्तकिल रह सकती है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फालिज की वजह से जो अमवात की शरह है वो बहुत हाई है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इसकी मौत की जो शरह हो जाती है वो अराउंड 25 से 30% लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी खो बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ फालिज की वजह से। अगर इसको बर वक्त पहचाना जाए और उसका इलाज फौरी तौर पे हस्पताल आकर स्टार्ट कर दिया जाए तो ना सिर्फ कि इससे होने वाली मौत से भी बचाव होगा, बल्कि जो मुस्तकिल रहने वाली माजूरी है उससे भी बचा जा सकता है। तो ताहिरा, इसका मतलब है कि फालिज में जो मरीज़ होते हैं, हर चौथा मरीज़ फालिज की बीमारी से फौत हो जाएगा, और जो इलाज करा के घर जाएंगे अगर उनका बर वक्त तो सही इलाज नहीं किया जाए तो 4 मरीज़ों में से बामुश्किल एक शख्स है जो कि एक नॉर्मल ज़िंदगी के दोबारा काबिल होगा। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं और इसीलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब आप ये बताएं कि एक आम इंसान को कैसे पता लगेगा कि उनको फालिज या घर वाले को फालिज हो रहा है, कैसे मालूम होगा? बिल्कुल सही। ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि फालिज की अलामात क्या क्या हैं। इसके लिए हम एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं जो कि इतना आसान है कि हर इंसान इसको याद रख सकता है। उस एब्रीविएशन को हम फास्ट कहते हैं, FAST। फास्ट यानी F से है फेस, चेहरे का एक तरफ ढलक जाना या चेहरे पे कमज़ोरी आ जाना, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। A से आता है आर्म, यानी हाथ की कमज़ोरी हो जाना या हाथ और टांग दोनों की किसी एक तरफ कमज़ोरी हो जाना। S से हम स्पीच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है बातचीत में दिक्कत होना या फिर किसी की बात समझने में भी दिक्कत हो जाना। और टाइम, T से है टाइम, टाइम इज़ ब्रेन। हम जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ी से इसमें अफाका होगा। इन अगर एब्रीविएशंस को ही सिर्फ याद रख लिया जाए तो इसकी अलामात पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो यानी आपने बताया कि भाई फालिज के शिकायतें शुरू हों तो 1-1 मिनट अहम होता है और फौरी तौर पे अस्पताल। तो इसमें कुछ वक्त की और अहमियत है कि कितने घंटों के अंदर आना है, या अगर नहीं आएंगे तो उससे नताइज में क्या फ़र्क आता है? हम आज जिस दौर में काम कर रहे हैं और उसमें फालिज का इलाज इतना फास्ट हो चुका है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मरीज़ को हम 4 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल लेकर आ जाएं, क्योंकि इन 4 घंटों में हम ऐसी दवा दे सकते हैं जिसको हम TPA कहते हैं। ये एक इंजेक्शन की सूरत में दवा होती है, हॉस्पिटल में लगाई जाती है मरीज़ को, जिससे स्ट्रोक की अलामात को बेहतर किया जाता है और स्ट्रोक को रिवर्स किया जा सकता है। इस दवा के लगाने के बेहद फ़वाइद हैं और ये एक्यूट स्ट्रोक मैनेजमेंट कहलाती है, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 घंटे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट फालिज की अलामात ज़ाहिर करे तो हम फौरी तौर पे पहुँचें और 4 घंटे से पहले पहुँचें। इस इंजेक्शन को TPA कहते हैं। इसको लगाने से स्ट्रोक के अलामात काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं। अराउंड 30 to 40% पेशेंट्स जो होते हैं वो इमीडिएट रिकवरी भी शो करते हैं।
तायरा, एक दफ़ा मरीज़ जब इमरजेंसी रूम में आते हैं तो फौरी तौर पे फालिज की बीमारी हो रही है और इलाज के फ़ैसलों के लिए किन टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है, उसका कुछ बता दें। जी, जैसे ही हमारे पास कोई मरीज़ आते हैं जिस पे हम फालिज सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम फौरी तौर पर दिमाग का एक स्कैन, जिसको सिटी स्कैन कहते हैं, वो करवाया जाता है उनका। अगर उसमें तशख़ीस हो जाती है कि उनका फालिज इस्केमिक स्ट्रोक है, यानी कि क्लॉट आने की वजह से हुआ है, तो उनको हम इंजेक्शन टीपीए के लिए काउंसिल करते हैं और टीपीए के लिए उनकी स्कोरिंग होती है प्रॉपर उनके सिम्टम्स की, और उनकी टेस्ट कुछ बेसलाइन हमें चाहिए होते हैं, वो सब करवा के और हम टीपीए की तरफ प्रोसीड करते हैं। इनमें से कुछ परसेंटेज पेशेंट्स की ऐसे होती है जिन्हें एक और एडवांस मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। ये एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर होता है स्ट्रोक मैनेजमेंट का, और जिसके लिए हमें मज़ीद इंटरवेंशनिस्ट की ज़रूरत होती है, और इस हवाले से फिर हम मज़ीद बात करेंगे। चलिए, शुक्रिया ताहिरा। तो इससे फिर ये पता लगता है कि आज ये फालिज की गुफ्तगू में दिल का डॉक्टर क्यों शामिल है। तो जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों में ख़ास तौर पे अगर दिमाग की बड़ी शरीयान बंद है तो इसमें ये टीपीए की दवाई के साथ अगर वो जमा हुआ खून बाहर निकाला जाए तो इसका भी फ़ायदा है। ये है ना, कुछ न्यूरो इंटरवेंशनलिस्ट कहलाते हैं, कुछ रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे के डॉक्टर जिनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, और कुछ दिल के डॉक्टर जिनको एंजियोप्लास्टी की महारत हो मगर साथ साथ स्ट्रोक के इलाज की स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो, तो वो ये करते हैं। इसमें टांग से सुन करके हम एक्सरे में एक नलकी दिमाग तक पहुंचाते हैं और फिर एक स्प्रिंग जैसा आला होता है, उसको हम ब्लड क्लॉट या जमे हुए खून के अंदर छोड़ते हैं, तो वो खून जमा हुआ उसमें फंस जाता है और फिर हम उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं, तो पूरा खून का टुकड़ा या गोश्त बाहर आ जाता है और खून की नाली में दोबारा से दोहराव शुरू हो जाता है, और इससे फिर ये है कि दिमाग में मज़ीद डैमेज होने से रुक जाता है। ये चीज़ जितना जल्दी की जाए उतना फ़ायदेमंद है, मगर फालिज शुरू होने के बाद 6 घंटे के अंदर सबसे करें तो वो सबसे बेहतर है। मगर अहम चीज़ ये कि जल्द से जल्द, पहले 1-8 घंटे में करें तो तकरीबन फालिज के सारे परमानेंट नुकसानात को ख़त्म या रोका किया जा सकता है। मेरा फिर फालिज का मरीज़ जब अस्पताल में आता है इमरजेंसी रूम में, सीटी स्कैन से किस किस्म का फालिज है ये फ़ैसला हो कि फिर जिन मरीज़ों में टीपीए का फ़ायदा उनको टीपीए मिल जाए, जिन मरीज़ों में ब्लड क्लॉट निकालना है वो करने के बाद ये तो पहले 1-2 घंटे में हो जाए। इसके बाद मरीज़ के साथ आगे क्या होता है? इस प्रोसीजर के बाद मरीज़ हमारे पास स्ट्रोक यूनिट या इंटेंसिव केयर में दाखिल रहते हैं अगले 2 से 3 दिनों के लिए। शुरू के 48 घंटों में उन्हें एक्यूट इंटेंसिव मैनेजमेंट दी जाती है, जैसे कि उनके खाने पीने का ख्याल रखना, उनकी होशमंदी का ख्याल रखना, उनको बेड सोर्स ना हो, उनको इन्फेक्शंस ना हो। इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करके हम पेशेंट्स की रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करवाते हैं, जो कि एक और बहुत अहम जुज़्व है हमारे स्ट्रोक की मैनेजमेंट को लेकर। इस रिहैबिलिटेशन के मुतालिक क्या बातें अहम हैं और ये क्यों ज़रूरी है, इसके मुतालिक हम फरजाना से बात करेंगे, जो हमारी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की मैनेजर और हेड है। रिहैबिलिटेशन फालिज के मरीज़ों की रिकवरी का एक अहम जुज़ है, जिसमें हम मरीज़ की हेल्प करते हैं कि वो अपनी खोई हुई मसल पावर को, अपनी खोई हुई इंडिपेंडेंस को कैसे बहाल कर सकता है ताकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर गुजार सके। जैसे कि तायरा ने कहा कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर जितनी जल्दी मरीज़ स्टेबल हो जाता है, हम रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमारी टीम में फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट शामिल हैं, जो आपको मदद करते हैं कि आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को कैसे रीगेन कर सकते हैं, अपनी स्पीच कैसे बहाल कर सकते हैं, अपनी बोलने सुनने की सलाहियत, चलने फिरने काम करने की सलाहियत को कैसे बहाल कर सकते हैं, इसमें आपको हेल्प करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि जितनी जल्दी रिहैबिलिटेशन आप स्टार्ट करेंगे, रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अमूमन देखा गया है कि 1 से 2 महीने के अंदर अच्छी खासी रिकवरी देखने में आती है, लेकिन बाज़ मरीज़ों को रिकवरी में 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि मर्ज़ की इंटेंसिटी या शिद्दत कितनी थी। शुक्रिया फरजाना। तो मरीज़ फिर चंद दिनों बाद घर जाता है, मगर फिर आगे चल के इनका
ओपीडी में न्यूरोलॉजिस्ट दवाइयाँ देना, और सबसे अहम है कि ये जो जैसे फरजाना ने बताया कि रिहेबिलिटेशन का जो तरीका है ये हफ्तों और महीने जारी रखना होता है, और उसी के साथ मरीज़ में सबसे ज़्यादा बेहतरी होती है। अब ये है ना, कुछ ये महंगा इलाज भी है, मगर इसमें तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल की तरफ से मरीज़ों के लिए सहूलत भी है, ताकि क्योंकि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है और इतनी बड़ी माजूरी का सबब है, तो अस्पताल बिल्कुल ये महसूस करता है कि मरीज़ों को इसमें ये इलाज मिलना चाहिए और सिर्फ पैसों की वजह से इलाज में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो आज तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में क्योंकि स्ट्रोक, और ये भी मेरे ख्याल में अब अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे एक पूरी टीम होना ज़रूरी है, जिसमें इमरजेंसी रूम के नर्सें, डॉक्टर, ताकि फौरी पहचाना जाए, उसके अलावा न्यूरोफिजिशियन, उसके अलावा एक्सरे या सीटी के माहिर जिनको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, कुछ मरीज़ों में ऐसे डॉक्टर जो कि दिमाग में से ब्लड क्लॉट निकाल सकते हैं, और फिर पूरे रिहेबिलिटेशन की भी टीम होती है। तो सब बहुत सारे लोग मिलके जब सब काम करते हैं तो मरीज़ों में सबसे अच्छा नतीजा आता है। तो ये सारी जो इस फालिज के इलाज के लिए जो पूरी टीम चाहिए, और स्पेशलाइज्ड सामान और इक्विपमेंट, मशीनरी चाहिए, वो सब तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में मौजूद है। बल्कि अब तक हम 2 मरीज़ों में ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स पहले कर चुके हैं, और ये सब टीम वर्क के साथ और ऊपर वाले की मेहरबानी के साथ इन दोनों मरीज़ों में अच्छा नतीजा आया है, और ये पूरी ज़िंदगी भर के माजूरी से बच गए। तो आज ये दायरा इस गुफ्तगू और फरजाना से बहुत ये मेरे ख्याल में आम लोगों को फ़ायदा होएगा कि भाई ये फालिज होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसको किस तरह से पहचानना है, अस्पताल में किस नौइयत के इलाज है, और सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ वक्त की बहुत अहमियत है कि फ़ौरी तौर पे मरीज़ को ऐसे इमरजेंसी रूम में, ऐसे अस्पताल में जहाँ पे इलाज की सहूलतें मौजूद है, लेके आना चाहिए, ताकि मरीज़ के लिए सबसे बेहतर नतीजा। तो तायरा, फिर ये आज बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और हमने मेरे ख्याल में ऐसी बातें की हैं जिससे बाकी आम आवाम को, मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया ताकि इसी अहम चीज़ में शामिल हो। फरजाना, आपने भी बहुत हमें अहम बातें बताई, और आपके आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।